नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट बाय ईयू, यूनाइटेड नेशंस एंड ग्रीनलैंड। बहुत सीधी-सीधी बात है कि बिना लड़े तो हम जाएँगे नहीं। हार जाएँगे ठीक है, मर जाएँगे, मिट जाएँगे, पर जाना बिना लड़े तो हम जाएँगे नहीं। कुछ उसी स्टाइल में है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण .com से देश कपूर सर। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है बिकॉज़ नेक्स्ट टारगेट जो अमेरिका का है, जो ट्रम्प का है, दैट इज़ ग्रीनलैंड, व्हिच लुक्स वेरी 2 कंट्रीज़ जिनके ऊपर उन्होंने निगाहें बनाकर बैठी हुई हैं। ईरान, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अंदर में इतना इंटरनल chaos क्रिएट करवा दिया है कि दैट कंट्री विल गो डाउन इटसेल्फ। दे डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर लिटिल हियर एंड देयर। बट ग्रीनलैंड को लेकर काफ़ी डिफरेंट तरीके की बातचीत चल रही है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। कल क्या स्टेटमेंट दिया है एंड व्हाई इट लुक्स लाइक कि अ मेजर रिफ्ट इज कमिंग बिटवीन यूरोपियन नेशंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? जी। थैंक यू गायत्री। हमेशा अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उनका, जो यूरोपियन लीडर्स हैं और जो डेनिश लीडर डेनमार्क के। पोलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर हैं टस्क, वो हैं। सांचेस जो हैं वो स्पेन के हैं। स्टामर जो हैं वो यूके के हैं। और फ्रेडरिक्सन वो डेनमार्क के हैं। एंड ऑल्सो मैक्रॉन और मेलोनी, और साथ में जो चांसलर हैं जर्मनी के, उन सब ने मिलके ये एक स्टेटमेंट दिया है। और हालांकि वो कह रहे हैं कि आर्कटिक की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्रिटिकल है इंटरनेशनल और ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए। बट वो ये नहीं चाहते कि यूएस शुड एक्चुअली टेक ओवर a territory which is owned by Denmark. So basically, this will be like some kind of a sovereignty का issue, जो वो पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो दिस विल हैव मेजर repercussions। और आई थिंक अगर उन्होंने वो सेम स्टाइल अगर अपनाया जो वेनेजुएला में अपनाया है और सेम चीज़ें करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर कमाल की बात यह है कि इसकी ज़रूरत है नहीं। आई डोंट नो वाई दे वुड एक्चुअली डू दैट, बिकॉज वो थुले एयरबेस है जो ऑलरेडी वो जिस पे लाइक उनका काम चल रहा है, बड़े सालों से उसको वो कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं यूएस वाले। एंड यही नहीं है, उन्होंने एयरबेस बनाया था, उसको उन्होंने स्पेस बेस में कन्वर्ट कर दिया था, बेसिकली जो मिसाइल्स हैं उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो वहाँ से एक्चुअली एक बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है ओवर द रशियन एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन इन द आर्कटिक सर्कल। जैसे मैं बहुत सालों से अब बोलता आ रहा हूँ, इनफैक्ट जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तब मैंने जून 2022 में भी लिखा था कि अपने न्यूज़लेटर में कि रियल लड़ाई जो है यूक्रेन की, वो यूक्रेन के लिए है ही नहीं, वो एक्चुअली आर्कटिक सर्कल के लिए है। क्योंकि रियल टारगेट जो है रशिया के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ने का, उसको कमज़ोर करने तो रियल लड़ाई जो वहाँ की है नेटो, जो रशिया की जो है, रशिया नेटो की, वो यूक्रेन के लिए कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली हमेशा से आर्कटिक सर्कल के लिए थी, क्योंकि आर्कटिक सर्कल जो है वो आगे चलकर पूरे जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो एक्चुअली वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। और उसके रीजंस हैं बिकॉज 1/3 ऑफ ऑयल एंड गैस एंड जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो एक्चुअली आर्कटिक सर्कल पे हैं। पहली तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी चोक पॉइंट्स हैं इंडो पैसिफिक में, वो उसको काउंटर कर देता है, वो अब उसको बाईपास कर देता है। 40% जो है डिस्टेंस वो कम हो जाता है आर्कटिक सर्कल में वर्सेस द इंडो पैसिफिक और अफ्रीका वाला जो पूरा रीजन है। और आर्कटिक सर्कल जो है उसका जो मेन जो कंट्रोल है वो एक्चुअली रशिया के पास है। 53% ऑफ द आर्कटिक सर्कल इज एक्चुअली ओन्ड बाय रशिया।
पहले तो ये है, और दूसरा है कि रशिया जो है उसके पास मेजर कंट्रोल है ऑफ द आर्कटिक सर्कल के बेसिस। अगर हम देखें तो लाइक रशिया के पास 30 से 35 जो हैं मिलिट्री बेसिस हैं, 8 से 10 सबमरीन और नेवल बेसिस हैं, जो न्यूक्लियर एलिमेंट बेसिस हैं जहाँ पे ICBM, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, वो सब चीज़ें वो रखते हैं, वो अराउंड 6 से 8 हैं। ऐसे ही मिसाइल जैसे जहाँ पर वो S-400, S-300, S-500 जहाँ उन्होंने लगा रखा है एयर डिफेंस के लिए, वो भी 10 से 15 हैं। और जो आइस ब्रेकर वाले जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ से आइस ब्रेकर शिप्स उनकी निकलती हैं, वो 40 से ज़्यादा है। नेटो के पास इतना नहीं है, उनके पास 10 से 12 के आसपास 1 दर्जन वो होंगे मिलिट्री बेसिस, और आइस ब्रेकर जो है वो तो 10 से भी कम है वैसे पोर्ट्स जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर उस तरह से अगर हम देखें तो नेटो जो है दैट इज एट अ डिसएडवांटेज अगेंस्ट रशिया पूरे आर्कटिक सर्कल में। और अगर हम मैप देखें अगर ध्यान से, तो आप देखोगे कि पोलैंड के जरा सा ऊपर एक कलिनिनग्राड एक पोर्ट है जो रशिया को एक्सेस देता है वार्म वाटर पे, जो मुर्मंस्क, कलिनिनग्राड। कालिनग्राड। सो कलिनिनग्राड जो है वो उसको एक्सेस देता है टू वार्म वाटर पोर्ट, और उससे जो रशिया है वो एक्चुअली पूरे यूरोप को और US और कनाडा को सीधा टारगेट कर सकता है। पर अगर आप देखो ये ग्रीनलैंड का जो इम्पोर्टेंस है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड, आयरलैंड एंड UK, GIUK, ये GIUK जो है ना, ये एब्रीवेशन आप सब एक बार ध्यान से याद कर लो, बिकॉज ये एक तरह का अगर आप मैप भी देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ में, और आयरलैंड थोड़ा साउथ में, और UK लाइक अलोंग विद स्कॉटलैंड, ये चारों जो हैं, मतलब ब्रिटेन जो कंट्रोल करता है स्कॉटलैंड और आयरलैंड की पॉलिटिक्स को, स्कॉटलैंड जो थोड़ा और साउथ में है, आयरलैंड थोड़ा वो नॉर्थ साइड पे है, नहीं वो सॉरी स्कॉटलैंड वो नॉर्थ में है और आयरलैंड साउथ में है उस पूरे आयरलैंड के फॉर्मेशन में, और ग्रीनलैंड उनसे भी नॉर्थ पे है। अगर हम ये चारों को अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर तो रशिया के सबमरीन्स, अगर रशिया के मिसाइल्स जिस समय लॉन्च होते हैं, उस समय जब वो एक खास ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, उस समय जब बेस्ट टाइम होता है उनको इंटरसेप्ट करने का, वो ग्रीनलैंड से हो सकता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों नेटो चाहेगा, स्पेशली US चाहेगा कि वहाँ पर अपने बेसिस बनाए, और जो उसने बनाए हुए हैं पर उसको और अच्छे से कंट्रोल करना चाहता है। तो जब ये हाई एंड बैटल स्पेस जब हम देखते हैं बिटवीन रशिया एंड नेटो, तो ग्रीनलैंड जो है वो सेंट्रल है, क्योंकि पूरी अगर ज्योमेट्री अगर देखें उस एरिया की, तो उसके हिसाब से देखो, लाइक रशिया के पास जो कोला पेनिनसुला जो है, उसमें जो मिसाइल एयर बेसिस हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICBM का कमांड एंड कंट्रोल जो है, और जो पूरा उसने US के ईस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट और जो स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं, उसके ऊपर जो आर्क जाती है ना वहाँ तक जाने के लिए, वो एक्चुअली न्यूजीलैंड वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाती है। तो उस हिसाब से ग्रीनलैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर मिसाइल डिफेंस। तो जब ये कहते हैं ये ट्रम्प जब कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड अपने कंट्रोल में करना है, वो इसलिए करना है बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू मेक श्योर कि ग्रीनलैंड में वो ऐसे अपने बेसिस बना लें, ऐसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें कि मिसाइल्स जो हैं रशिया से जो आने वाली हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकें। और ख़ास तौर पे जो कलिनिनग्राड से है, जो बिल्कुल पोलैंड के ऊपर है, इन द मिडल ऑफ यूरोप, कलिनिनग्राड और कोला पेनिनसुला और जो आर्कटिक सर्कल में जो उनके बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं,
और जो उनके मिसाइल बेसिस हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो मल्टी लेयर्ड है। तो ये मल्टी लेयर्ड जो कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली रशिया को एक एडवांटेज देता है जिसको यूएस और नेटो को काउंटर करना है। सी रशिया का अगर आप स्ट्रैटेजी देखो, मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखो, वो नेटो के स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है। जो रशिया की स्ट्रैटेजी वो ये So है कि this is the Kola Peninsula, which is like ऐसे टिप जैसे लटका हाँ हुआ है, and that is the Greenland, right? तो ये जब वो हाँ कोला पेनिनसुला से जब भी वो अटैक करना चाहेंगे रशिया, so it will be very easy for them. That's why to counter, they want the entire Greenland for themselves, करेक्ट। जहाँ पे तो वो अगर bases आप बना वो सकते देखोगे तो वो पहले ग्रीनलैंड का आता है, और नीचे अगर जाओगे तो आप देखोगे वो दो आइलैंड्स जो दिखाई दे रहे हैं नीचे की साइड पे, दैट इज लाइक यूके, मतलब स्कॉटलैंड और आयरलैंड है, राइट? आपको स्कॉटलैंड और आयरलैंड नीचे बिल्कुल लाइक बेस पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो सो नीचे दिख रहे हैं राइट एट द बॉटम, वही वो दो हाँ, वो लेफ्ट आपको पे जो ये बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं ना, दो निकले हुए, जैसे एक कुत्ता बैठा हाँ हुआ है। जी राइट। तो वो एक्चुअली स्कॉटलैंड और आयरलैंड हैं। एंड अगर आप पूरी उसकी ट्रेजेक्ट्री अगर देखो किसी भी मिसाइल की, वो इस तरह से जाएगी कि ग्रीनलैंड और इवन सबमरीन्स की, वो बेरेंट सी से होते हुए वो नॉर्थ अटलांटिक के थ्रू वहाँ पर जाएगी, राइट? एंड यहाँ अगर आप वो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई लाइक इसमें नहीं आएगा, पर राइट हैंड साइड पे जहाँ पर वो सी है वो जो बनता है, उसके बिल्कुल राइट, बिल्कुल वो नीचे की तरफ कलिनिनग्राड है। तो कलिनिनग्राड जो है, जो रशिया का टेरिटरी है, वो दैट विल मेक इट इजी फॉर द रशिया टू अटैक द एंटायर यूरोप एंड यूएस एंड कनाडा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूएस के वो, और नेटो के लिए, कि वो ग्रीनलैंड पे अपने बेसिस रखें और साथ ही में अपने बेसिस स्कॉटलैंड और आयरलैंड में रखें। तभी स्कॉटलैंड जब भी फ्रीडम की बात करता है, उसकी फ्रीडम की एंटायर मूवमेंट को क्रश कर दिया जाता है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो स्कॉटिश हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनका देश जो है वो एक तरह का टूल है, एक तरह का स्टेजिंग ग्राउंड है आगे की बैटलफील्ड के लिए। तो उस तरह से स्कॉटलैंड की जितनी भी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट्स हैं, आयरलैंड में जो कुछ भी होता है, जो आयरलैंड की मूवमेंट्स हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल यूएस और यूके होने नहीं देगा। तो उसका रीज़न यही है कि जो मेन आर्कटिक सर्कल है, उसमें जो बेसिस बनाए हैं रशिया ने डायरेक्ट अटैक करने के लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये पूरे जो चक्रव्यूह है। आगे की आने वाली वॉर जो है, जब भी मैं बैठ के कई बार गेम प्लेइंग करता हूँ फॉर कि क्या होने वाला है आगे, जब मैं वो गेम प्लेइंग करता हूँ तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से लगता है कि नेक्स्ट मेजर वॉर शुरू हो सकती है, या नेक्स्ट मेजर वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज रहेंगे। आर्कटिक सर्कल वो दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि वहाँ से वॉर शुरू हो सकती है बिकॉज पोलैंड, फिनलैंड और रशिया, लाइक पोलैंड इसलिए क्योंकि कलिनिनग्राड के बिल्कुल नीचे है, फिनलैंड इसलिए क्योंकि वो मुर्मांस्क जो वो ओब्लांस है उनका, या कोला पेनिनसुला उसके बिल्कुल साथ में है, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं टू द एंटायर आर्कटिक स्ट्रैटेजी। तो जब ये आर्कटिक में जो कुछ भी बैटल ग्राउंड बनेगा, उसमें फिनलैंड, पोलैंड और आगे का जो एरिया है पूरा स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ग्रीनलैंड, वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया का जो मेन स्ट्रैटेजी है वो ये रहती है कि हम ऐसे मिसाइल्स बनाएं जो नेटो काउंटर ना कर सके। नेटो का स्ट्रैटेजी ये है कि हम ऐसा एयर डिफेंस बनाएं कि रशिया की जो मिसाइल्स हैं वो हमें अटैक ना कर सके। तो अगर आप देखो, रशिया हमेशा ऐसे मिसाइल्स पे फोकस करता है, जैसे वो RS-18 सरमैट जो है, जिसको वो
सेटन मिसाइल बोलते हैं, और एशनिक है, और जो अभी वो न्यूक्लियर जो मिसाइल उन्होंने बनाया, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, वो सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जिसका तोड़ करना बहुत मुश्किल है। तो नेटो का जो डिफेंस है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि कैसे इनको पहले ही काउंटर कर दें, इससे पहले कि ये हिट करें। नाउ वेदर दैट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कहानी है। बट ये है कि उनको उस एरिया में अपनी प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंस ना रही तो वो रशिया को काउंटर नहीं कर सकते। क्या होता क्या है, जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो एक बड़ी हाई भी होती है और प्रिडिक्टेबल भी होती है। तो इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अगर अपोजी जो है, जो उसका वो एरिया होता है, जब वो ऊपर चढ़ रही होती है, जो अपोजी एरिया होता है, अगर उस पॉइंट पे अगर हिट किया जाए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है किल करने की उस मिसाइल को। और ग्रीनलैंड की जो जोग्राफिक एडवांटेज है वो ऐसी है कि वो उसी एरिया, जो मिड कोस्ट एरिया जो है, आर्क जो है, वहीं पर वो बेस्ड है, अगर कोला पेनिनसुला से मिसाइल्स चलते हैं। तो उनके लिए अर्ली वार्निंग रेडार्स, स्पेस डोमेन का वहाँ पर बेस इंफ्रास्ट्रक्चर होना, सेंसर्स लगाने और ट्रैकिंग करना, वो वहाँ पर बेस है। वो थुले एयर बेस जो हम बोल रहे थे, और वो तो अब स्पेस बेस बना दिया उन्होंने। तो सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और जो रशिया की जो आर्कटिक स्ट्रेटजी है वो यही है कि वहाँ पर जितने हो सके अंडर, और वो भी जो है ना, उनके मिसाइल्स जो हैं वो नेसेसरीली लैंड पे नहीं होंगे, वो एक्चुअली उन्होंने अंडर सी भी वो लगाए होंगे कि जब वहाँ से निकले। ये जो आप देख रहे हो, जो आपने अभी फोटो दिखाई, जो इमेज दिखाई, वो एक्चुअली थी ऑफ द आइस ब्रेकर्स। जो आइस ब्रेकर रशिया के पास हैं, रशिया के पास बहुत ज़्यादा आइस ब्रेकर शिप्स हैं कंपेयर टू द नेटो फोर्सेस। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया थ्रू आउट द ईयर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो थ्रू आउट द ईयर उसको एक्सेस कर सकता है, पूरे आर्कटिक सर्कल को, और उसके एंड से एंड जा सकता है। जबकि बाकी नेटो फोर्सेस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उस एरिया को वो यूज कर सके। अब तो ये एक रीजन है कि क्यों यूएस जो है वो ग्रीनलैंड, और इवन अगर ट्रम्प की आपने पहले बातें सुनी होंगी, वो कनाडा में भी लाइक इंटरेस्टेड है। बिकॉज अगर आर्कटिक सर्कल का अगर देखा जाए तो यूएस के पास सिर्फ अलास्का एक ऐसा एरिया है जो आर्कटिक सर्कल के साथ लिंक्ड है। रेस्ट जो एरियाज हैं, जो कंट्रीज हैं, वो हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, और जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे कंट्रीज। तो सर जैसे इस मैप में देख रहे हैं, जैसे इस मैप में एक बार मैं थोड़ा सा हॉलिस्टिक और थोड़ा सा व्यूअर्स को करना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज ज्योग्राफी पार्ट। अब आप जब नीचे आप आते हैं जहाँ पे ओस्लो और वो पिंक कलर का स्टॉकहोम लिखा हुआ है, स्वीडन का पार्ट, राइट, आपका जब आप कैलिनग्रेड की बात करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा येलो है, देखिए मेरा कर्सर, आई डोंट नो व्हेदर नजर आ हाँ रहा है हाँ, नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली This- वही this वही part, पार्ट है। this yellow part is your Kaliningrad, हाँ right? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुरमंस्क जहाँ ये ऊपर है, जो ये लाइन जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज करेक्ट, दी देयर ओनली वार्म कोला वाटर पेनिनसुला, राइट। कोला पेनिनसुला। अब ये यहाँ से मुरमंस्क से जब वो अटैक करते हैं, इस एरिया से वो अटैक करते हैं स्ट्रेट इनटू द ग्रीनलैंड पार्ट, इट बिकम्स राइट, वेरी इजी फॉर देम, राइट? सो अब ये थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं, मतलब मैक्रो व्यू देखते हैं। तो नाउ ऑल दिस एंटायर एरिया, ये जो जितना भी ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं या रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल बीन मिलिट्री बेसिस यहाँ पे राइट, रशिया। सो दैट इज व्हाई यूएस इज सो वरीड कि पूरा का पूरा आर्कटिक ये इनके पास चला जाएगा एंड दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग। राइट। तो उस पर बहुत तगड़ा उनका कंट्रोल है रशिया का इस समय। रशिया को अगर कमज़ोर करना है और आगे जाके अपने आप की प्रेजेंस वहाँ बिठाए रखनी है,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था नेटो के लिए कि वो रशिया को कमज़ोर करें और रशिया पे जितना अटैक कर सकें या जितनी उनकी फोर्सेस जो हैं उसको कम कर सकें, उनके वेपन्स को टेस्ट कर सकें, ताकि अगर अगर सपोज करो रशिया एक या दो मिसाइल्स अपने टेस्ट करता है यूक्रेन में, तो नेटो को समझ में आ जाएगा कि हमें इसको काउंटर भी कैसे करना है, क्योंकि यूक्रेन तो जाएगा ही जाएगा और यूक्रेन के बारे में कोई सोच नहीं रहा, ना कोई सोचेगा कभी, वो तो पूरा बर्बाद भी हो जाएगा, तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका मेन एम ये है कि उसको इस तरह से पुश किया जाए कि रशिया अपने मिसाइल्स को वहाँ यूज़ कर सके, ताकि वो टेस्ट कर सकें और समझ सकें कि हमें इनको काउंटर कैसे करना। रशिया वो कर नहीं रहा, कितना भी उसको पुश करें रशिया नहीं करने वाला। रशिया कोशिश ये करेगा कि यूक्रेन को बिना ये मिसाइल्स को यूज़ किए उसको खुद के कब्जे में कर ले। अगर वो करेगा, क्योंकि मैं अक्सर जैसे मैं वो पहले बात हो रही थी कि इंडिया बांग्लादेश को क्यों नहीं अटैक करता है। इंडिया बांग्लादेश को इसलिए नहीं अटैक करेगा क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रॉक्सी है, पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है। कौन बेवकूफ़ है जो एक प्रॉक्सी के साथ लड़ाई करने बैठेगा? यू हैव टू बी एन एब्सोल्यूट इडियट टू डू दैट। सो And they अगर want us करना trapped. They want us trapped. एक मधुमक्खी या के छत्ते में जैसा वो डालते हैं ना कि यहाँ से वहाँ कनेक्शन। So करेक्ट, we will not fall into that trap. तो अगर करना ही है तो वो पीछे से जो बाकी जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उसके थ्रू वो करेगा एंगेज बांग्लादेश को। तो वैसे ही रशिया जो है वो कोशिश ये करेगा कि यूक्रेन के अंदर वो डायरेक्ट जो कर सकता है, जो कुछ भी उसके पास मिसाइल्स हैं या जो वेपनरी है वो यूक्रेन में यूज नहीं करेगा। अगर उसको करना ही होगा तो वो सीधा यूरोप पे करेगा, और उसी भरोसे वो बैठे हुए हैं यूरोप वाले कि हम किस तरह से इसको इतना पुश कर लें कि वो यूक्रेन में ही यूज करने लग जाए। तो गेम ये चल रही है इस समय, इट्स अ गेम ऑफ एट्रिशन एंड पेशेंस। तो यहाँ पर जो Game of attrition. What do you mean by that? एट्रिशन ये होता है कि आपको वो कौन जल्दी हारेगा, वो कौन जल्दी ब्लिंक करेगा, कौन जल्दी थक जाएगा। थक जाएगा। वो बेसिकली वो होता है। और पेशेंस की गेम होती है कि कौन जल्दी थक जाएगा इस चीज से और अपना वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र निकाल लेगा। तो इस मामले में तो रशिया बहुत पेशेंट है, क्योंकि वी हैव सीन द वे यूएस हैज ऑलवेज बीन टारगेटिंग रशिया। सो इसके करेक्ट, लिए तो रशिया के पास तो बहुत बहुत पेशेंस है, आई वुड से। राइट, भारत के पास भी है फॉर दैट मैटर। जी। क्योंकि भारत ने भी बहुत पेशेंस रखी हुई है, क्योंकि कोशिश तो उन्होंने बहुत की है लाइक इंडिया को पुश करने की थ्रू बांग्लादेश, पर इंडिया डायरेक्टली नहीं करेगा। वो इंडिया के लिए भी खराब रहेगा। बट कमिंग बैक टू रशिया एंड आर्कटिक सर्कल, ये जो है जो आर्कटिक सर्कल का जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें यूएस का मेन एम ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इस समय, वहाँ पर जो उसके वो बॉर्डर पे जो है आर्कटिक सर्कल के साइड पे, वो सारी ऐसी नहीं हैं जो अपने आप को बचा सकें। और यूरोपियन कंट्रीज जनरली ऐसी नहीं हैं, उनके पास वेपनरी नहीं है कि वो कुछ भी कर सकें वहाँ पर। तो अगर करना ही होगा तो यूएस को ही करना होगा। पर यूएस जो है वो ज़रूरी नहीं कि यूरोप के लिए वो सारा जो अपनी वेपनरी है या डिफेंस सिस्टम रखें, वो एक्चुअली खुद के लिए रखेगा। लाइक इस समय सिचुएशन यूरोप की बड़ी ख़राब है। अगर आप देखो क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीईओज हैं लाइक यूरोप में जो ये कह रहे हैं कि नाउ दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एंड द रीजन इज बिकॉज यूरोप की, अगर सपोज को जर्मनी का अगर हम एग्जांपल है, जर्मनी इज द बिगेस्ट द कंट्री इन यूरोप, राइट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अब जर्मनी के पास जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप उनको देखो, केमिकल्स को देख लो, इंडस्ट्रियल गुड्स, कार्स, व्हीकल्स, वो सब, और जो वो गैसेस वगैरह की हैं, जितनी भी जो इंडस्ट्री है उनकी, वो हाईली डिपेंडेंट ऑन पावर एंड एनर्जी है, सारी की सारी।
आप ग्रीन पावर लेके आप वो लाइक सोलर पावर लेके वो सब लेके आप यूरोप की खासतौर पे जर्मनी की इंडस्ट्रीज को आप रन नहीं कर सकते। आप विंडमिल से नहीं रन कर सकते। उनको चाहिए, जब तक रशिया से गैस पाइपलाइन में आ रही थी, एक एक बिल्कुल रेगुलर फ्लो था। दैट वाज 1/3 of the kind of cost that they are paying for वो अब जो गैस उनके पास आ रही है जो यूएस से आ रही है, क्योंकि वो आ रही है थ्रू टैंकर्स, वो एलएनजी आ रही है, वो दैट इज डिफरेंट। तो गैस की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यूरोप में कि उनके पास पैसे नहीं है टू कीप द इंडस्ट्री गोइंग। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, वॉक्सवैगन और ये बाकी जो हैं वो एक्चुअली मूव आउट कर रही हैं वहाँ से। तो जर्मनी जो है इस समय वो कोशिश तो कर रहा है कि अपना डिफेंस सिस्टम बनाए, पर उसको पैसे नहीं है इतने। धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी का हालत बहुत खराब हो रही है। तो अब यूरोप इस पॉइंट पे आ चुका है कि यूएस तो अपना देख रहा है। जो भी वेनेजुएला में किया है वो ऐसा तो नहीं कि यूरोप को साथ में लेके किया है। यूरोप की कंपनीज तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि यूरोप की कंपनीज के पास इतनी रिफाइनरीज, जितनी भी रिफाइनरीज है ना जो वेनेजुएलन ऑयल को जो प्रोसेस कर सकती हैं, जो हैवी क्रूड ऑयल है, वो एक्चुअली वो यूएस की कंपनीज हैं। चाहे वलेरो हो, चाहे ये मैराथन हो, लाइक ये सब रिफाइनरीज जो उनकी हैं वो उसको रिफाइन कर सकती हैं इन द गल्फ एरिया। अब यूरोप फंस चुका है। लाइक यूरोप के पास ना तो रशिया का एक्सेस है टू एनर्जी, ना यूएस ही उसका पूरा पक्का दोस्त है। तो इट्स इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन। ऊपर से ये वाला उसने वो स्टेटमेंट भी निकाल दिया है। 3rd को वेनेजुएला पे अटैक हुआ, 6th को उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट निकाल दिया। तो They know what is coming to them. राइट, 6th को तो ये साफ दिखाता है कि यूरोप जो है ना इस समय हिला हुआ है, बिकॉज यूरोप की हालत इस समय वाकई में बहुत खराब है। बहुत आगे अच्छी आने बात वाले है। I have no sympathy with the Europeans actually. पूरी दुनिया को इन्होंने enslave करके रखा था. I Right. cannot forget the pictures of Bengal famine. But having said all these things, sir, where does Bharat come into the picture now? Bharat is also trying to access the Arctic Sea, right? बहुत minor सा है, but शायद negligible भी है. What do you say? नहीं, नेग्लिजिबल नहीं है एक्चुअली। वो अभी जो वो रेसिप्रोकल जो एग्रीमेंट हुआ है रशिया के साथ जब पुतिन आए थे, तो दैट वाज कि रशिया को एक्सेस दिया जाए इंडो पैसिफिक पे और इंडिया को एक्सेस दिया जाए आर्कटिक सर्कल पे। इंडिया के पास आर्कटिक सर्कल का एक्सेस लेने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रशिया के साथ देना। इसीलिए लोग ये समझ रहे हैं कि रशिया का साथ जो है वो बड़ा प्रिंसिपल्ड है, मॉरल है, फ्रेंडशिप है, वो सब है। पर इंडिया जानता है अच्छी तरह से कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसके भरोसे वो आर्कटिक सर्कल पे एक्सेस नहीं ले सकता। आर्कटिक को कंट्रोल करेगा आगे आने वाले 200-300 सालों में, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इंडिया का जो एक्सेस है आर्कटिक सर्कल का, वो सिर्फ एक कंट्री है जो इंडिया को प्रोवाइड कर सकती है, वो है रशिया। इसीलिए जब आप INSTC देखते हो, जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है वो चाबहार से ऑल द वे टू साइबेरिया जाता है, राइट देयर एट द आर्कटिक सर्कल, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। सो इंडिया चाहे वो व्लादिवोस्टॉक की तरफ से वो जाने की कोशिश करे, चाहे लाइक सीधा यहाँ से वो STC से जाने की कोशिश करे, पर इंडिया चाहता है कि एक प्रेजेंस वहाँ बनाए आर्कटिक सर्कल पे। वो रशिया प्रोवाइड कर सकता है, वो वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक तो वो खुद ही वीक हैं, और जो हैं वो आपस में एक पेज पे नहीं है। यूरोप एक साइड पे है और यूएस एक साइड पे है, और यूएस सोचता है कि अब ये टाइम आ गया है कि हम जो चाहें वो यूरोप का ले सकते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है। वो ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो डेनमार्क की टेरिटरी है।
तो उनका ये कहना कि हम आएंगे और आपकी टेरिटरी हम खुद अपने वो हिस्से कर लेंगे, वो अपने आप में एक तरह का वो लाइक असॉल्ट है उनके सॉवरेनिटी पे। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई वुड दे एक्चुअली गो टू दैट एक्सटेंट। वो आराम से पहले ही उनका एयरबेस है, बहुत तगड़ा एयरबेस है, ठीक है, वहाँ एयरबेस की जरूरत भी है, और ग्रीनलैंड के अंदर बहुत सारा रिजर्व्स हैं ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, वो भी हैं, उसके लिए भी एक्चुअली एक्सेस उनके पास है, वो यूएस के पास। तो व्हाई वुड यू क्रिएट अ सिचुएशन जहां वो यूरोप जो है आपके खिलाफ हो जाए? वो थोड़ा शॉर्ट साइडेड लगता है, पर आई थिंक वो कंट्रोल करना चाहते हैं कंप्लीटली। आगे आने वाले टाइम में उनको पूरा भरोसा नहीं है यूरोप पे। यूरोपियन जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत बहुत खराब डिसीजन लिए हैं अपनी कंट्रीज के लिए। उन्होंने सही डिसीजंस कब लिए हैं? एक्चुअली मुझे वो ढूंढना पड़ता है। इफ यू लुक एट द वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हेन वर दे करेक्ट? पुतिन ने फिर इस तरीके से हमारे लिए एक्सेस खोल दिया है टू द आर्किटेक्ट। हाँ, इन व्हाट तो वे? लाइक एक्सेस तो दिया है, बट किस चीज का एक्सेस दिया है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली? वहाँ पर लाइक अपने जो हमारे जो शिप्स हैं वो वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ जाके वो डॉक कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पूरे एरिया को जहाँ पर रशिया के एसेट्स हैं। अभी तो सिर्फ इतना ही है, आगे जाके वहाँ पर लाइक इंडिया अगर अपना एक छोटा सा बेस भी बना सके तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर जो आगे जाके वो होंगी, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय कि एक फुट होल्ड मिले। वो फुट होल्ड इंडिया को अब जब पुतिन आए थे तब मिला था। ऐसे ही इंडिया चाहेगा कि रशिया को भी एक फुट होल्ड दे इंडो पैसिफिक में। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी बाकी की फोर्सेस हैं, क्वाड इसलिए आगे नहीं चल रहा है इस समय बिकॉज यूएस जो है वो खुद पीछे हट गया है। अब यूएस का वहाँ होना, चाइना का इंडो पैसिफिक में होना, वो इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि यूएस इंडिया का साथ दे रहा है। वो जिस तरह से उनका नाटक चलता है पाकिस्तान के साथ, उनका इंडो पैसिफिक में होना एक्चुअली इंडिया के लिए हानिकारक है। अगर आप देखो 1971 में वो जो 7th फ्लीट आई थी, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया का वो सबमरीन्स आई थी ना। तो हाउ डू यू नो कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? तो इसी वजह से इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि पूरे इंडो पैसिफिक में, अब जब मोदी जाते हैं, लाइक मोजम्बिक जाते हैं, इथियोपिया जाते हैं, वो सब एरियाज में, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, वो दैट इज टू एक्चुअली गेट एक्सेस टू दोज एरियाज। So Indo-Pacific is very, very important until the time that it is the only way for all this trade. पर आगे आने वाला टाइम जो है वो आर्कटिक सर्कल का है, एंड तभी ये सारा जो ड्रामा है ग्रीनलैंड का और रशिया का और यूक्रेन का, बेसिकली यूक्रेन की तबाही सिर्फ आर्कटिक सर्कल के लिए है, मतलब उसका खुद का कोई वजूद नहीं है वैसे। तो आप कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक मतलब मलाक्का स्ट्रेट विल बिकम लेस इंपॉर्टेंट एंड आर्किटिक विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट? आर यू सेइंग हाँ हाँ, क्योंकि चाइना भी ये देखेगा ना कि हम उसके थ्रू जा सकते हैं ना, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है फिर। आर्किटिक के थ्रू, बिकॉज़ ये लंबा रास्ता है और वो छोटा राइट, रास्ता है। करेक्ट। राइट, राइट। आई मीन यस, वर्ल्ड हिस्ट्री इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आ रही है सर, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस मैप। देयर इज अनदर मैप व्हिच आई वांटेड टू शो। ये रशिया मेगा पोर्ट्स का एक, जैसे हमारा सिल्क रूट था वैसे ये आर्किटेक्ट सिल्क रूट भी बना रहे हैं पूरा। हाँ, उन्होंने वो पूरा ऑलमोस्ट, मतलब जो उसके जो उसके मिलिट्री बेसिस हैं उससे पूरा व्लादिवोस्टॉक तक एक्चुअली शिप्स जो हैं वो फ्रॉम साइबेरिया दे हैव गॉन ऑल द वे टू चाइना एज वेल, टू शंघाई एरिया। तो बेसिकली ये पूरा जो रूट है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जो बेसिस हैं बोथ फॉर कमर्शियल एज वेल एज द मिलिट्री बेसिस, वो पोर्ट्स बना रहे हैं।
जब तक उनके मिलिट्री बेसेस नहीं होंगे तब तक कमर्शियल पोर्ट्स भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज उस पर कोई ना कोई अटैक करता रहेगा। तो तो इसलिए अगर उनको अपना कॉमर्स और अपना ट्रेड को सिक्योर करना है तो उनको अपने मिलिट्री बेसिस को भी बनाना पड़ेगा, जो वो बना रहे हैं। उनके पास, जैसे मैंने बताया, नेटो से कहीं ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, राइट? कम से कम 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं उनके वहाँ पर। मतलब दे आर प्लानिंग फॉर दी, अगर मैं इसको एक टर्म दे रही हूँ जो मैं अभी निकालने जा रही हूँ, दे आर लुकिंग फॉर नॉर्दर्न सी रूट कंपेयर टू व्हाट वी हैव राइट नाउ। हाँ, नॉर्दर्न सी रूट वो काफ़ी देर से वो चला रहे हैं। वो है जो उन्होंने क्रिएट किया है, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट इन द आर्कटिक। तो दैट इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन टू इंश्योर कि आगे वाला जो आने वाला जो ट्रेड है वो नॉर्दर्न सी रूट से ही जाए। और इंडिया का जो INSTC है वो दैट लिंक्स इनटू दैट। ओह, सो मतलब द प्रिपरेशंस आर बिग वे। हाँ हाँ, तो इंडिया मल्टीपल डायरेक्शन से कोशिश कर रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं कर रहा। तो ये हो गया नॉर्दर्न सी रूट, जिसमें बेसिकली हम लोग जिसकी वजह से ये सारा चल रहा है नॉर्थ पोल के हाँ, तो आपने आसपास। देखा ना वो वहां से वो पूरा सी रूट चलता है ऑल द वे टू शंघाई, शंघाई, या। और राइट? जो नीचे वाला है दैट इज व्हाट इज द करंटली बीइंग यूज्ड, जिसमें अपना मलक्का स्ट्रेट आ जाता है, द ब्लू लाइन। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और अगर आप देखो, अगर आप मैप करोगे INSTC को, तो आप देखोगे वो इट गोज एंड लिंक्स इनटू ऑल दिस। इंटरेस्टिंग, काफी। आई मीन दीज आर बिग गेम्स हैपनिंग एट वेरी बिग लेवल। इसमें अभी 2-3 साल 4 साल तो कहीं नहीं गए, सो देयर विल बी लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हैपनिंग, लॉट ऑफ वॉर्स हैपनिंग, लॉट ऑफ chaos हैपनिंग, एंड विल कवर एवरीथिंग टू द पॉइंट ऑन जब द ऑल्टर। नेक्स्ट मेजर वॉर, ग्लोबल वॉर होगी ना, आप यू मार्क माय वर्ड्स that either it'll start in Arctic or if it एंड doesn't इन start आर्टिक। in Arctic, it will definitely end in Arctic. श्योर, एंड इंडिया इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, हम उधर जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? वी ऑलरेडी हैव अ सदर्न सी रूट। हाँ, पर वो इतना यूज नहीं होगा ना, क्योंकि वो मेजर जो स्टेक है, मतलब वो तो करना ही है, लाइक उसको हाथ से नहीं जाने दे सकते। बट मेजर स्टेक वहां रखने की बहुत जरूरत है, बिकॉज रियल प्ले तो वहीं पर है। रियल राइट। गेम आगे के 500 साल में तो वहीं आर्कटिक में है ना, और वो नीचे नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, वैसे तो आपने क्योंकि 500 साल मेंशन किया, ऑल द कॉन्टिनेंट्स दे स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ पोल, पीपल नो इट वाज लाइक अ जॉइंट लैंडमास। इस पे बहुत सारी आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, and then it has moved towards equator, and slowly and gradually they are moving towards the north pole. आगे आने वाले 1000, 2000, 5000 साल में they'll be all the more higher up. So they'll नीचे से शुरू होके they're all going up. They're floating on the water, ना, जिसको हम बोलते हैं plate tectonics. So it's a continuous movement. Let's see how it goes. हमारी लाइफ स्पैन में क्या क्या होगा वो भी देखेंगे, because these are big geopolitical and geographical movements at the same time. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Alternate Media. अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और UPI स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।